हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एसपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसपी बोर्ड पेपर का एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। जैसा मैंने आपको ओसी का बताया था और गॉड्स ग्रेस वो 95% एक्यूरेट हो चुका था, वैसे ही पेपर लिखने का करेक्ट पैटर्न क्या होना चाहिए, कैसे आप स्मार्ट तरीके से आंसर लिख कर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही इनफ नहीं होता, पेपर कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे लिखते हो और एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करते हो, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है गाइस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक टिप आपके मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो गाइस, ये कुछ आपका एक्सपेक्टेड, मैं बोल सकता हूं, एक्सपेक्टेड तो नहीं, लेकिन मैं बोल सकता हूं ये आपका एग्जैक्ट पेपर पैटर्न है गाइस, राइट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, ए आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, बी आपका है करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड, या तो गिव वन वर्ड फॉर, सी मैच द कॉलम, या तो मैच द कॉलम ही लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। अभी आप बोलोगे सर ये मैच द कॉलम इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है। तो जैसे कि नॉर्मल मैच द कॉलम कैसा होता है कि आपको ग्रुप ए ग्रुप बी दिया रहता है, आपको खाली मैच करना है। लेकिन ये वाले इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब आपको लेफ्ट साइड में ग्रुप ए का दिया रहेगा और ग्रुप बी के 5 आइटम्स आपको नहीं दे रहेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ 6 या 7 आपको मैच द कॉलम्स है ग्रुप ए साइड में, तो ग्रुप बी में आपको 3 या 4 ही दिए रहेंगे और 3 आपको नहीं दिए रहेंगे, ताकि आपको नीचे ऑप्शंस में दिया रहेगा, यू हैव टू पिक अकॉर्डिंगली। वो होता है मैच द कॉलम इन द फॉर्म ऑफ फिल द ब्लैंक्स। डी ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अभी जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया है या मैंने लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स देखे हैं उसके हिसाब से फिल द ब्लैंक्स तो आ ही रहा है। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड अगर आ गया तो इधर ट्रू और फॉल्स या तो गिव वन वर्ड फॉर आ जाएगा गाइस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपका है एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट्स। एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट्स, अभी मैंने जितना निकाला है कुल मिलाकर 26 एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट्स है। जैसा हमने गाइस ओसी के टाइम में भी देखा था, ओसी के टाइम में भी जितने जितने मैंने प्रेडिक्ट किए थे वो सब एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट्स में आ चुके थे गाइस, राइट। वैसे इसमें जो मैं लिख रहा हूं उसके अलावा आपको कोई एड ऑन एडिशनल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट्स में पहला है फिक्स कैपिटल, सेकेंड है वर्किंग कैपिटल, राइट। तीसरा है आपका ओवरड्राफ्ट, चौथा या तो डिबेंचर सर्टिफिकेट, या तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड। गाइस दोनों एक नहीं है, दोनों के अलग अलग एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट्स होते हैं गाइस। डिबेंचर सर्टिफिकेट अलग, डिबेंचर ट्रस्ट डीड अलग है। देन कम्स योर फिफ्थ, दैट इज योर सिक्योर डिपॉजिट्स। सिक्स्थ रीमटेरियलाइजेशन। सेवेंथ आपका बुल, एथ
bear dematerialization. 10th, investment decision. 11th, right issue. 12th, borrowed capital. 13th, primary market. 14th, plowing back of profits. 15th, depositor. 16th, broker. 17th, bonus shares. 18th, depository participant. 19th, secondary market. 20th, stock exchange. 21st, ESPS. 22nd, financial market. 23rd, ESOS, employee stock option scheme. 24th, final dividend. 25th, deposit receipt. And 26th, owned capital. ट्रस्ट मी गाइज, ये जो 26 मैंने दिए हैं, इसके अलावा आपको कोई एडिशनल ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप पेपर में भी देखोगे तो ये 26 में से ही आपको मिलेंगे. ठीक है गाइज. नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी. केस स्टडी strictly from textbook. स्ट्रिक्टली फ्रॉम टेक्स्टबुक. टेक्स्टबुक के पीछे गाइस केस स्टडीज दिया हुआ है, आपको खाली वही और वो रेफरेंस करना है. अगर आपको केस स्टडी की पीडीएफ चाहिए तो मुझे फॉलो कीजिएगा और मुझे पर्सनल पे पिंग कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा. ठीक है गाइस, मैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा. नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिस्टिंग्विश. डिस्टिंग्विश भी मैंने बोल सकता हूँ लाइक पास्ट ईयर्स के पेपर्स निकाल कर वगैरह 14 डिस्टिंग्विश निकाले, जिसमें से मैक्सिमम टाइम्स कुछ डिस्टिंग्विश बार बार रिपीट हुए ही है गाइस. तो जो बार बार रिपीट हुए मैं वो भी आपको बता दूंगा कि पिछले 10 साल में कितने बार कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. जैसे कि फर्स्ट है आपका फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. Fixed capital and working capital. Second, shares and debentures. Third, transfer of shares and transmission of shares. Transfer of shares and transmission of shares. Fourth, final dividend and interim dividend.
फिफ्थ IPO and FPO, sixth primary market and secondary market, next प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, दैट सिक्स्थ वन. ये रहा आपका सेवेंथ, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. एथ IPO एंड सॉरी गाइस, IPO FPO हो चुका है. मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट हो गया. Then owned capital, borrowed capital, owned capital and borrowed capital. Next, right shares and bonus shares. Second, guys. Right shares and bonus shares. Next, dematerialization and rematerialization. Dematerialization next, dividend interest. 12th, equity shares and preference shares. Next, jobber and broker. Next, share certificate and share warrant. शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट. ठीक है गाइस. अब जैसे मैंने बोला था, मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगा कि इसमें से कौन से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं बोर्ड्स में. तो गाइस, अगर मैं आपको बताने की या मैं बोलूँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैंने ये प्रिडिक्ट किया है या इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि पेपर्स में कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो गाइस वो है फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड. जो अगर आपको मैं बोलूँ पिछले 10 साल में, आई एम टॉकिंग अबाउट पिछले 10 years में लगभग 9 साल ये रिपीट हुआ है. फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है ये. देन कम्स योर व्हाट, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. ये भी है जो काफ़ी हद बार रिपीट हुआ है. देन कम्स योर व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स एंड किधर गया गाइस, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. ये एक चीज़ जो काफ़ी रिपीट हुई है. देन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको कहीं कुछ दूसरा करना नहीं है. ये मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी 10 साल में लगभग जैसे मैंने बोला
कि फाइनल डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड 9 साल रिपीट हुआ है, देन मैं बोलूँ कि बाकी जो मैंने मार्क किया अभी विद द रेड एस्ट्रिक, वो ऐसा है कि 10 साल में से कोई 7 साल रिपीट हुआ है, कोई 6 साल रिपीट हुआ है। ये जो है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स रिपीट होने वाले डिस्टिंग्विशर है। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन गाइस। नेक्स्ट पे हम आता है, दैट इज क्या गाइस, कोई बताएगा मुझे? आंसर इन ब्रीफ। ओके, लेट्स गो फॉर इट। One second guys. One second. Right, now it's done. आते हैं हम किस पे गाइस? जैसे मैंने बोला, आंसर इन ब्रीफ। ये भी मैंने आंसर इन ब्रीफ 14 आंसर इन ब्रीफ्स निकाले गाइस, इसमें से एक भी बाहर का नहीं आएगा। सो गाइस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी मैंने प्रेडिक्शंस किए हैं रिगार्डिंग एसपी का, गाइस उतना ही करके जाना। पहला, प्रोविजंस relating to bonus shares, next features of interest, third any 4 features of stock exchange, right? Next, contents of a share certificate, next any 4 advantages of depository system to investor एक है, या any 4 advantages of depository system to company एक है। Next comes your what? Any 4 terms and conditions regarding acceptance of deposits. Next, features of bonds, next explain DP as a constituent of depository system. Explain DP as a constituent of depository system. Ninth, explain SOS employee stock option scheme, right? 10th, features of interim dividend. 11th, provisions related to issue of bonus shares.
12th, functions of SEBI. Next, provisions for right issue. Next, any 4 factors affecting what guys? Fixed capital requirement. ठीक है गाइस, सो ये था आपका आंसर इन ब्रीफ. ओके, नेक्स्ट कम्स योर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई. गाइस, अब जस्टिफाई के लिए गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर आप आंसर इन ब्रीफ जितने मैंने दिए वो अगर बहुत अच्छे से कर लेते हो, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ट्रस्ट मी गाइस, उसी 14 में से आपको जस्टिफाई मिल जाएगा जो आपको लिखना. ठीक है, सो ध्यान रखना. अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, वॉट एवर, या आई एम सेइंग वॉट एवर स्टेटमेंट विल कम इन जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल कम फ्रॉम, या आई विल से विल कम रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ. सो अगर आप आंसर इन ब्रीफ बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आप जस्टिफाई आराम से लिख सकते हो. ठीक है, नाउ कम्स योर इम्पॉर्टेंट और सबका पसंदीदा, क्या गाइस? क्वेश्चन नंबर 7, लेटर. सो गाइस, हर कॉलेज में बोला ही रहेगा कि ड्राफ्ट लेटर के लिए जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो 3 चैप्टर में से आएंगे. यस गाइस, 3 क्वेश्चन आते हैं, हर इंडिविजुअल चैप्टर से आता है. तो आपको कोई भी 2 चैप्टर जो आपको अच्छा लगता हो, पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे मतलब चैप्टर वाइज में अगर हम देखें तो 6, 7, 8, तो अगर आपको 6, 7 पसंद हो 6, 7, 7, 8 पसंद हो 7, 8, या 6 और 8, अगर आप मेरी ओपिनियन मानोगे तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट फॉर 6th एंड 7th. तो 6th एंड 7th गाइज लेटर बहुत सिंपल है. अगर आप फॉर्मेट बहुत इजीली भी कर लेते हो तो आराम से गाइज 5 में से 5 and 5 या 4.5 आराम से मिलते हैं गाइज, फॉर्मेट और इन डिस्क्रिप्शन लिखकर. ठीक है गाइज, तो ध्यान रखना, दैट ऑल्सो वुड बी प्योरली एंड प्योरली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. And last but not the least, that is your question number 8, that is your long answers. Yes guys, long answers. अभी लॉन्ग आंसर्स में आपको क्या लिखना है? अब बोलोगे सर लिखना तो वही है जो हमें आता है. यस गाइस, लिखना वही है जो आपको आता है, बट मैं आपको लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस दे दूंगा, बस आपको उतने ही पढ़ने हैं. That is, first, define preferences. Explain the types of preferences. Second, procedure for issue of debentures. Third, importance of corporate finance. ये गाइस सब मैं लॉन्ग आंसर्स की बात कर रहा हूं जो 8 मार्क के लिए आपको लिखना है. राइट गाइस. नेक्स्ट, फोर्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. फिफ्थ, फीचर्स ऑफ, जैसे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस थे गाइस, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंसेस. श्योर गाइस. देन 2 methods of company used to make
It's public offer of shares. राइट गाइस, ये अभी तक कितने हुए? 6. नेक्स्ट गाइस, नंबर 7. टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स. 8. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. For allotment of shares. 9th, features of equity shares. Next, provisions of Companies Act 2013 for issue of debentures. Procedures for allotment of shares. And last one guys, that is, अभी guys ये एक मुझे लगता है कि ये है आंसर जो काफ़ी टाइम से आ रहा है, और लेकिन उसको पब्लिक नई अटेम्प्ट ज़्यादा कर रहा है. सो बट मुझे लगता है इस टाइम भी आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है. प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. इधर है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये है प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. दोनों के आंसर्स आप देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है और प्रोसीजर क्या है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने के लिए. तो ये दोनों आंसर्स मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा उसका आंसर. एंड इम्पॉर्टेंटली अगर आप जैसे अगर तो नहीं बोल सकता, आपके एग्जाम 17 फेब को ही है, अगर का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. सो ट्रस्ट मी गाइज, ये जितने भी मैंने स्ट्रक्चर दिया है कि पेपर प्रेडिक्शन किया है बोल सकते हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़ ये रिफ़र कीजिएगा. सो आपको एक आइडिया एनालाइज आए कि मेरा कितना बाकी है, मैं कितना आगे और कर सकता हूँ. यस गाइस, दैट्स इट. ये आपका कंप्लीट पेपर स्ट्रक्चर है कि ये आपको इतने इतने क्वेश्चंस करने हैं. एंड लास्ट, आपको जैसा मैंने बोला था कि पेपर को कैसे लिखना है, कि कौन सा क्वेश्चन पहला करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है. सो गाइस, लेट्स गो फॉर इट. पहला तो आपका जो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स है वो तो आपको करने ही हैं. देन सेम ओसी जैसा ही मैं इसमें बोलूँगा, गो फॉर लॉन्ग आंसर्स गाइस, गो फॉर लॉन्ग आंसर्स. देन लॉन्ग आंसर्स के बाद आप कहाँ जंप करोगे गाइस? लॉन्ग आंसर्स के बाद यू विल जंप, जैसा हमने उसी के टाइम में भी बोला था, किसमें गाइस? डिस्टिंग्विश. लिखकर गाइस हाथ बहुत दुखने लगेगा, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब नहीं बोल सकते, माइंड थोड़ा थक जाएगा. तो हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे उसके बाद. दैट इज नथिंग बट व्हाट? एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट्स और केस स्टडी. एंड फिर जो क्वेश्चन का ऑर्डर रहेगा वैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए पेपर में भी. ये पेपर ऐसे ही फॉर्म में लिखो गाइस, ट्रस्ट मी. जैसा मुझे बहुत बच्चों का मैसेज ऑलरेडी आया था उसी के टाइम में, होप करता हूँ ये पेपर भी आपको इसी फॉर्मेट के हिसाब से मिले या यही सब क्वेश्चंस मिले आपको. और अगेन सेइंग, यही फॉर्मेट में लिखना, ये स्ट्रक्चर में लिखना, सो दैट आपका पेपर टाइम से पहले ख़त्म हो. और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ 10 मिनट्स बफर रखिएगा ही. ठीक है गाइस. और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगती है तो आप डेफिनेटली उसको यूज़ कीजिएगा टू द फुलेस्ट, प्लस अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा. और प्लीज़ लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स बोर्ड एग्जाम तक मिलती रहे। थैंक यू गाइस।